खबर का रुख करेंगे। मिडिल ईस्ट में फिर बढ़ा युद्ध का खतरा। ईरान का अमेरिकी ठिकानों पर हमले का दावा है। तेल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ है। अमेरिकी कार्रवाई के जवाब में हमले का दावा है। और हॉर्मुज जल डमरू मध्य बना तनाव का केंद्र। बहरीन में ड्रोन हमलों की रिपोर्ट सामने आई है। समुद्री खतरे का स्तर बढ़ गया है। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से जंग का माहौल, तनाव चरम पर है। ईरान ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। यह दावा अमेरिका की ओर से हॉर्मुज जल डमरू मध्य के आसपास ईरानी सैन्य ठिकानों पर की गई कार्रवाई के बाद सामने आया है। इस बीच बहरीन में ड्रोन हमलों की खबरें हैं। हॉर्मुज जल डमरू मध्य से गुजर रहे एक तेल टैंकर को भी अज्ञात प्रोजेक्टाइल से नुकसान पहुंचा है। हालांकि अमेरिका सेना ने अभी तक ईरान के हमलों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसी हाई अलर्ट पर है और समुद्री यातायात को सावधानी बरतने की सलाह दी है। मतलब देखिए, कुल मिलाकर एक बार फिर से हॉर्मुज जल डमरू मध्य जो है, जहां से दुनिया का 20 से 30% तेल और गैस गुजरता है, वो सबसे ज्यादा तनाव का केंद्र बना हुआ है। अतुल रंजन मेरे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अतुल, देखिए व्हाट्स गोइंग ऑन। कभी भी ये जो जंग है, कभी इसकी आट आ जाती है, कभी ये समाप्त होने के कगार पर आता है, लेकिन देखिए कुल मिलाकर यही बोला जाए कि जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। क्या इनपुट है? फ्लैश पॉइंट आप देख रही हैं। अगर मैं इसको सिलसिलेवार तरीके से अगर बता सकूं तो 25 जून को जो है दरअसल ओमान के जो कोस्ट है उसके पास एक एयर लविन नाम के वेसल पर जो है ईरान की तरफ से हमला किया जाता है। इसे वार्निंग शॉट कहा जाता है। अच्छा। जिसके बाद जो है यूएस जो है, अमेरिका जो है ईरान को सबक सिखाने के लिए कुछ इरानियन बेसेस जो है और जो तटीय इलाके हैं ईरान के, वहां पर जो है कुछ मिसाइलें दागता है, कुछ छोटे मोटे हमले करता है। इसके बाद लेकिन यहाँ तक बात रुकती नहीं है। फिर से ईरान जो है एक और अभी हमने देखा कि कल जो है जो एक और जो पनामा देश के झंडे का एक और जो वेसल था जो गुजर रहा था, उस पर जो है हमला किया गया। उसके बाद जो बोट का जो कंट्रोल सिस्टम है उसको जो है नष्ट कर दिया गया। हालांकि उस हमले में जो तमाम जो मैरिनर्स थे वो सेफली निकल गए, लेकिन कहीं ना कहीं हमला जो है वो काफी ताकतवर बताया जा रहा था। उसके बाद फिर से जो है हमने देखा कि अमेरिका जो ईरान है, इसने अमेरिकी हमलों का जवाब देने के लिए जो मिडिल ईस्ट में जो अमेरिकी बेसेस हैं वहां पर भी हमले किए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं अमेरिका जहां ईरान को वापस से सबक सिखाने की कोशिश कर रहा था कि आप जो इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो पीस डील साइन हुई उसके जो वायलेशंस है उसको अंजाम ना दे। लेकिन उस तरफ ईरान का रुख आप देखिए कि वो अमेरिका के हमलों का जवाब जो है ना सिर्फ हॉर्मुज में दे रहा है, बल्कि अब फिर से वापस युद्ध के दिनों की तरह ही जो बाकी जो मिडिल ईस्ट में जो देश है जो जहाँ पे अमेरिका के बेसिस है वहां पर हमले शुरू कर दिए हैं। यानी कि चिंता जो है गहराती जा रही है कि पहले ही हफ्ते में जब पीस डील साइन हुई है दोनों देशों के बीच, उसके बीच हम देख रहे हैं कि लगातार हर दिन कहीं ना कहीं जो पीस डील का जो वायलेशन है, जो उल्लंघन है, वो दोनों देशों की तरफ से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अतुल, आपने सही फरमाया। और देखिए, उल्लंघन दोनों देशों के बीच में किया जा रहा है और इसी बीच ईरान भी मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका ने साफ कहा कि ईरान को हमारी सारी शर्त माननी पड़ेगी। अब ईरान इज द सिंगल कंट्री, आप देखिए, जो रिटेलिएट कर रहा है और जो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। अब ऐसे में क्या एक बार फिर से हॉर्मुज का रास्ता बंद कर सकता है ईरान, क्योंकि ईरान के हाथ में है वो? क्या कहेंगे? देखिए 2 दिन पहले यूएस के जो डेप्टी प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उन्होंने साफ साफ फिर से इस बात को रिटरेट किया कि ईरान जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद नहीं कर सकता या फिर किसी भी प्रकार से उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, किसी भी प्रकार से उसको रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। लेकिन हमने देखा है जिस तरह से पीस डील साइन होने के बाद ईरान ने जो है पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी नामक जो एक अथॉरिटी बना दी है, वो सिर्फ इसलिए कि हॉर्मुज से जितने भी जहाज गुजरेंगे सभी को जो है एक प्रक्रिया के तहत 48 घंटे पहले उस पर्शियन अथॉरिटी को जो है नोटिस देना पड़ेगा। तमाम जो कंडीशन है, तमाम जो जरूरतें हैं वो सबको फुलफिल करना पड़ेगा। उसके बाद ही जब ईरान परमिशन देगा उसके बाद ही जो है वो तमाम वेसल्स जो है, जो शिप्स जो है वो हॉर्मुज से गुजर सकेंगे। अगर कोई भी शिप उसका उल्लंघन करता है तो वो सिर्फ वो अपने नुकसान के लिए खुद जिम्मेदार होगा, ऐसा ईरान ने कह दिया। उसके बाद हम ये लगातार देख रहे हैं कि कई शिप जिन्होंने ईरान का जो नया रूल है उसका वायलेशन किया है, उसके बाद ईरान जो है उन पे वार्निंग शॉट जो है वो फायर कर रहा है। और उसी का हम देख रहे हैं कि लगातार कई शिप्स पर जो है हमले किए गए हैं। और इसको लेकर जो है यूएस भी लगातार आप देखिए कि उनको ईरान को चेता रहा है कि जो पीस डील है उसका जो उल्लंघन है वो ईरान ना करे। ठीक है अतुल, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
3, 2, 1 इग्निशन फायर और सेमी क्रायोजेनिक इंजन ने आसमान में छलांग लगा दी। यह सिर्फ इंजन नहीं, ये भारत की उड़ान का नया ऐलान है। भारत की अंतरिक्ष ताकत का नया ब्रह्मास्त्र है। महेंद्रगिरी की धरती पर जो गरजा, उसकी गूंज सिर्फ तमिलनाडु तक नहीं, उसकी आवाज वॉशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को, यूरोप तक सुनाई दी। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का ऐसा सफल हॉट टेस्ट किया है जो भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 को सुपर महाबली बनाने जा रहा है। 175 टन का थ्रस्ट, 200 टन की तैयारी और अंतरिक्ष में भारत की सबसे बड़ी छलांग। इस टेस्ट को भारत के स्पेस मिशन का गेम चेंजर कहा जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। आग निकली, धरती कांपी और इतिहास बन गया। महेंद्रगिरी में इसरो के टेस्ट स्टैंड पर जैसे ही इंजन दहाड़ा, भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी में एक और लंबी छलांग लगा दी। 175 टन के हाई थ्रस्ट सेमी क्रायोनिक इंजन का सफल हॉट स्टेट। ये इस सीरीज का 8वां सफल परीक्षण है। यानी भारत उस इंजन के बेहद करीब पहुंच चुका है जो आने वाले कई दशकों तक उसके सबसे बड़े स्पेस मिशनों की ताकत बनने वाला है। ये इंजन आखिर इतना खास क्यों? क्योंकि यही इंजन भारत के सबसे ताकतवर रॉकेट LVM-3 के मसल्स बढ़ाने वाला है। अभी तक जो रॉकेट भारी सैटेलाइट उठाता था, अब वही रॉकेट पहले से कहीं ज्यादा वजन, कहीं ज्यादा ऊंचाई, कहीं और ज्यादा दूरी तक ले जाने की ताकत हासिल करेगा। यानी कम ईंधन, ज्यादा ताकत और ज्यादा भरोसा। यही है भारत के अगले स्पेस युग की असली ताकत। इस इंजन में लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन का इस्तेमाल हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियां इसी तकनीकी पर भरोसा करती हैं, लेकिन अब भारत ने भी साबित कर दिया है कि वो किसी तकनीकी का ग्राहक नहीं, बल्कि तकनीक बनाने वाला देश बन चुका है। 88% पावर पर हुए इस टेस्ट ने वैज्ञानिकों का भरोसा कई गुना बढ़ा दिया है। अब अगला लक्ष्य है 200 टन फुट थ्रस्ट। 175 टन हाई थ्रस्ट पर सफल हॉट स्टेट पूरा। 200 टन फुल थ्रस्ट हासिल करने की दिशा में बड़ा कदम। ईंधन के रूप में लिक्विड ऑक्सीजन और केरोसिन का इस्तेमाल। मौजूदा इंजन के मुकाबले ज्यादा ताकत और बेहतर ईंधन क्षमता LVM-3 रॉकेट की पेलोड क्षमता में बड़ा इजाफा करेगा। भविष्य के गगनयान, स्पेस स्टेशन और डीप स्पेस मशीनों के लिए अहम तकनीकी, पूरी तरह स्वदेशी तकनीकी, विदेशी निर्भरता होगी कम। भारत की कमर्शियल लॉन्च क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को मिलेगी मजबूती। इस सीरीज का 8वां सफल हॉट टेस्ट, तकनीकी की विश्वसनीयता और मजबूत। याद कीजिए, चंद्रयान 3 वन वे मिशन, हजारों करोड़ के कमर्शियल लॉन्च, इन सब के पीछे खड़ा था LVM-3। अब सोचिए, जब उसी LVM-3 को ये नया इंजन मिल जाएगा तो उसकी ताकत कितनी बढ़ जाएगी। यानी भारत अब सबसे पहले ज्यादा भारी सैटेलाइट, ज्यादा बड़े सैन्य पेलोड और भविष्य के मानव मिशनों को भी नई रफ्तार दे सकेगा। ये सिर्फ विज्ञान नहीं, ये अर्थव्यवस्था का भी खेल है। दुनिया का स्पेस लॉन्च मार्केट अरबों डॉलर का कारोबार है। जितना ताकतवर रॉकेट, उतना बड़ा बाजार, और भारत अब उसी बाजार में अपना हिस्सा तेजी से बढ़ा रहा है। आज दुनिया भारत के पास सिर्फ सैटेलाइट लॉन्च कराने नहीं आती, बल्कि भरोसा खरीदने आती है। गगनयान, भारतीय स्पेस स्टेशन, चंद्रयान 4। और चलिए यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।